नमस्कार दोस्तों। आज 11वीं क्लास के पहले चैप्टर का दूसरा भाग उसको पूरा करेंगे और जिसने पहला भाग नहीं देखा है वो ऊपर दिख रहे आई बटन को यूज करके पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 के दूसरे भाग को। तो यानी इससे पहले हम बात कर चुके थे 15 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पहले चैप्टर से, हम उनकी पहले चर्चा कर चुके थे और उनको समझ चुके थे कि क्या है उनका अर्थ। तो शुरुआत करते हैं 16 नंबर से। तो 16वां जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की संतुलित रूपरेखा से आप क्या समझते हो। भारतीय संविधान की संतुलित रूपरेखा। अब संतुलित रूपरेखा का अर्थ समझना होगा यहाँ पर कि संतुलित रूपरेखा का अर्थ क्या होता है यहाँ पर। तो संतुलित रूपरेखा को आपको समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि है संतुलित रूपरेखा हम किसे कहते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो निर्माण करते समय एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान में रखी कि हमारे संविधान को यदि कोई एक संस्था भारत की यदि कोई एक संस्था भारतीय संविधान को हानि पहुंचाना चाहे या भारतीय संविधान के प्रारूप को बदलना चाहे या भारतीय संविधान को खत्म करना चाहे तो ऐसा करने से रोकने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को एक बहुत ही संतुलित दस्तावेज के रूप में तैयार किया। संतुलित दस्तावेज के रूप में का अर्थ हमारे संविधान के अंदर भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अंदर सभी विभागों को, सभी जो संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं को बराबर शक्तियां विभाजित किए हैं, जिसको हम आसान शब्दों में कहते हैं शक्तियों का विभाजन या विकेंद्रीकरण। यानी हमारे संविधान के संतुलित रूपरेखा का अर्थ हमारे देश के संविधान के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा, यानी कुछ शक्तियां कार्यपालिका, कुछ शक्तियां न्यायपालिका, कुछ शक्तियां विधान पालिका या फिर जिसे विधान मंडल भी कहते हैं, संसद के नाम से भी जानते हैं हम। तो कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका, ऐसे ही हमारे संविधान के द्वारा सभी को थोड़ी थोड़ी शक्तियां डिवाइड कर दी गई। यदि कोई एक संस्था हमारे संविधान को हानि पहुंचाना चाहे तो दूसरी संस्था आकर के उसको ऐसा करने से रोक लेती है और हमारा संविधान जो है वो खत्म होने से या हमारे संविधान को हानि होने से दूसरी संस्था पहली संस्था से बचा लेती है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान एक संतुलित रूपरेखा के तरीके से सबके सामने आता है और हमारा संविधान जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में बना रहता है। इसी का अर्थ है भारतीय संविधान को एक संतुलित दस्तावेज के रूप में जानते हैं। अर्थात हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा करके संविधान को नष्ट होने से बचाया गया है और हमारा संविधान बच जाता है। इसी को हम कहते हैं संतुलित रूपरेखा। आगे चलते हैं। तो उदाहरण में लिखा है, इसमें पढ़ ले एक बार, कि भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र निकायों और निर्वाचन आयोगों में बांटा गया है। मैंने पहले ही बताया था कि संविधान के द्वारा हमारे देश की जो शक्तियां हैं निर्णय लेने की, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कुछ स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं जो इनसे अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर निर्वाचन आयोग है या योजना आयोग है। तो ये संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे संविधान को बचाती हैं नष्ट होने से, यदि कोई एक संस्था हमारे संविधान के ऊपर ज्यादा वार करती है। तो ये उसका उदाहरण भी हो गया आपके सामने। और इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करने की कोशिश करे तो दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेती है। ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी था, जो मैंने बता दिया। तो अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है 16वां। अरे चलो कोई बात नहीं। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। उद्देश्य प्रस्ताव, तो मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता है। हर कार्य किसी ना किसी उद्देश्य के साथ होता है। तो ऐसे ही हमारे संविधान निर्माता जब हमारा संविधान बना रहे थे तो हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान में यह था कि हमारा संविधान
आने वाले भविष्य में हमारे देश के नागरिकों के किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, और उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के अंदर संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। विशेषकर जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैबिनेट मिशन जब आया उसने संविधान सभा का निर्माण करवा करके संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे, किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा हमारे संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए कि हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे आने वाले समय में नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं। तो वो उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। वो उद्देश्य हैं ये, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि कई बार पेपरों में पूछा भी गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो पहले उद्देश्य प्रस्ताव की महत्वपूर्ण बात क्या थी कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, यानी इसमें लिखा था कि भारत एक स्वतंत्र होगा, संप्रभु का अर्थ है अपने निर्णय स्वयं लेने वाला होगा, गणराज्य मतलब राज्यों का संघ होगा, राज्यों से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो ये कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत में ब्रिटेन के सभी देशी रियासत और बाहर से आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे, उन सबको मिलाकर के भारत बनेगा। यानी जब भारत आजादी के समय था, अंग्रेज जब जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते भी हमारे देश के टुकड़े कराने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब हम आए थे तो भारत नहीं था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ, 565 रजवाड़ों में बटा हुआ एक छोटे छोटे टुकड़ों में एक देश था, जिसको हमने आकर के एक किया। और यदि हम जब जा रहे हैं तो कल को कोई भी ऐसा देशी रियासत ना हो जो हमारे जाने के बाद कहे कि अंग्रेज आए और उन्होंने हमें जबरदस्ती भारत के अधीन करके चले गए। तो उन्होंने कहा कि जो देशी रियासत भारत से अलग होना चाहती है वो अलग हो सकती है, और जो भारत के साथ रहना चाहती है वो रह सकती है। तो ऐसा करके ये किया गया। तो जब भारत बन रहा था तो भारत के संविधान निर्माताओं ने एक उद्देश्य रखा कि भारत जो होगा वो ब्रिटेन की सभी देशी रियासतें, यानी जो भी ब्रिटेन के अंदर देशी रियासतें थी वो सबको मिलाकर के बनेगा, और जो भी देश जो भारत से अलग है, जो भी देश या क्षेत्र जो भारत के अधीन नहीं था पहले, तो उनको मिलाकर के भी हम देश बनाएंगे जिसका नाम होगा भारत। और जो भी क्षेत्र एक बार भारत में मिल जाएगा, उस क्षेत्र के सभी नागरिक, उस क्षेत्र के सभी जो लोग हैं वो भारत के नागरिक स्वतः ही हो जाएंगे, अपने आप ही बन जाएंगे, ऐसा कहा गया था। जैसा मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के लिए नागालैंड एक राज्य है, नागालैंड के अंदर अभी भी अलग देश बनाने की मांग लेकर के वहां पर अलगाववादी आंदोलन होते रहते हैं। उनका भी मानना यही था कि जब भारत गुलाम था, तो भारत जब गुलाम था तो नागालैंड गुलाम भारत का हिस्सा नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था गुलाम भारत का, इसीलिए नागालैंड के ऊपर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके पीछे की कहानी हम आने वाली 12वीं क्लास के अंदर उसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो यहां पर मैंने बताया कि भारत में ब्रिटेन के सभी देशी रियासत और बाहर से आने वाले जो भी क्षेत्र होंगे उनको मिलाकर के हम भारत बनाएंगे, ऐसा कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में। तीसरा पॉइंट जो कहा गया वो कहा गया कि सभी इकाइयां स्वतंत्र होंगी। सभी इकाइयां मतलब हमारे देश के अंदर संघवाद है। संघवाद हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा था कि संघवाद का अर्थ होता है एक देश के अंदर एक मतलब केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों का अलग अलग होना, यानी एक ही देश के अंदर केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं और एक ही देश के अंदर चलती हैं। तो इसी के द्वारा संघ की सभी इकाइयां, यानी एक देश की सभी इकाइयां मतलब सभी राज्य, एक देश के सभी राज्य स्वतंत्र होंगे अपने अपने कार्यों को करने के लिए। कोई भी जो इकाई है वो जो है अपने दूसरी इकाई को किसी भी यानी दूसरे राज्य को हस्तक्षेप के द्वारा परेशान नहीं करेगी, ऐसा इसमें कहा गया। और जो महत्वपूर्ण चौथा बिंदु है, इसमें यह कहा गया कि सभी इकाइयां स्वतंत्र तो हैं, परंतु किसी भी इकाई को भारत से अलग होने की आजादी नहीं है। यानी जो एक बार भारत में शामिल हो गया
वो इकाई भारत के अंदर रह करके स्वतंत्र है, अपने राज्य में कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन भारत से अलग होने की मांग नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया तीसरे पॉइंट के द्वारा। चौथे में सभी शक्तियों का जो स्रोत होगी, यानी पूरे संविधान की पूरी न्यायपालिका यानी पूरे देश के अंदर जो भी एक संवैधानिक पद है, वो सभी संवैधानिक पद जो है उनकी शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन है, वो है जनता, यानी जनता ही होगी सभी संविधान की शक्तियों का स्रोत। इसके बाद इसमें कहा गया है कि इसमें अगला पॉइंट SC ST अल्पसंख्यक, यहां पर अल्पसंख्यक मतलब हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि जब मूल संविधान बन रहा था तो अल्पसंख्यक वर्ग नहीं था, तो इसमें कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर 5वां बिंदु कि SC और ST जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजातियों की जो लोग हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी, ये कहा गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव के, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में संविधान सभा के सम्मुख रखे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो भारतीय संविधान कैसे बना की आधी से ज्यादा चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में जो है एक बहुत सारी औपचारिक संस्थाओं का या फिर लोगों का इसमें योगदान रहा। जैसे मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, और संविधान सभा का मैंने बताया किसने निर्माण किया था, संविधान सभा का निर्माण इंग्लैंड ने किया था ताकि वो भारतीयों का संविधान बना सके। और फिर इसने संविधान सभा का गठन किया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसकी 14 अगस्त 1947 की इसकी पुनः बैठक आयोजित की गई। क्यों? क्योंकि भारत आजाद हो, मतलब भारत का विभाजन होना था, मतलब भारत का विभाजन होना था, तो इसकी दोबारा बैठक की गई क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था। और 1965 में स्थापित जो थी, अब देखो 1935 में स्थानीय प्रांतीय, जिसे कहते हैं प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव हुए थे। अब प्रांतीय, अब इसको समझ सकते हैं, प्रांत मतलब राज्य। तो 1935 में इंग्लैंड ने भारत के लोगों को जब देख लिया, 1930 के अंदर एक भारत के अंदर आंदोलन हुआ था, इसका नाम था नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी। दोनों जब आंदोलन आसपास हुए तो इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिख गया कि भारत के अंदर ज्यादा देर सत्ता टिकने वाली नहीं है, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव करवाए थे। अर्थात भारतीयों को कहा था कि आप अपने राज्यों के अंदर खुद अपनी सरकार चलाइए, और इसके लिए उन्होंने चुनाव करवाए। और चुनाव 11 राज्यों में हुए थे, यानी उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों के अनुसार 11 राज्य थे, 11 प्रांतीय यानी 11 विधानसभा पर चुनाव हुए थे, जिसमें से मैं बाद में बताऊंगा। 12वीं के अंदर भी बहुत कुछ है कि जिसमें से 7 जो है कांग्रेस ने जीती, 2 मुस्लिम लीग ने जीती, 1 जो है किसी और राजनीतिक पार्टी ने जीती, तो इसमें से बाद में बात करते रहेंगे। तो ऐसा ये चुनाव हुआ, और संविधान का निर्माण ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। जैसे मैंने बताया कि संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया। फिर इसमें क्या क्या विशेषता थी कि प्रत्येक प्रांत देशी रियासतों के समूह को उनकी, देखो एक सीट जो थी, यानी संविधान सभा के अंदर जो टोटल 389 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्यों में से जो 292 सदस्य जनता के प्रतिनिधि थे, तो वो जनता के प्रतिनिधि 10 लाख, आपको ध्यान रखना होगा एक संख्या ये वाली कि एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि था। इसके बाद दूसरा पॉइंट, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया था। कोई भी राज्य था तो उन राज्यों के अंदर सीटें जो थी वो 3 आधारों पर बांटी गई थी, एक मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी उस समय ये 3 समुदाय भारत की जनता या फिर भारत के नागरिकों के अंदर अधिकार मतलब अधिक संख्या में थे। इसके बाद जो संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हुआ वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग करके हुआ था। ये एक चैप्टर है, अगला नहीं, इससे अगला यानी तीसरा चैप्टर, उसमें बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद ये मतलब एक चुनाव का तरीका है बच्चों, ये इसमें चुनाव का तरीका है, इसको 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे।
इसके बाद चौथा, कहां चला गया, हाँ, चौथा, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि के चुनावों का तरीका उनके परामर्श पर से तय किया गया। मैंने बताया था कि जो 93 सदस्य थे 389 में से, उनमें उनका जो मैंने बताया कि उनका जो चुनाव का तरीका था वो राजाओं पर छोड़ दिया गया कि राजा अगर चाहते हैं तो राजा डायरेक्ट संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं संविधान को अपने अनुसार बनवाने के लिए या अपने लिए कुछ प्रावधान करवाने के लिए, तो या राजा अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, तो उन पर ही छोड़ दिया गया। तो अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक हमारे देश के नेता हुए जिनका नाम है के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, उन्होंने हमारे संविधान को उधार का थैला कहा था। तो क्वेश्चन उनके विपरीत हो गया बिल्कुल कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों नहीं कहा जा सकता। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हम भले ही मानते हैं कि हमने अपने संविधान को निर्माण करते समय विदेशों के जो प्रावधान थे, विदेशों से जो प्रावधान लिए, उन प्रावधानों को लिया, परंतु हमने जैसा किसी और देश के अंदर था प्रावधान, उसको हूबहू हमने अपने संविधान में जगह नहीं दी। उसको हमने अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने आसानी के अनुसार उसके अंदर जरूरी परिवर्तन करके ही हमने अपने संविधान के अंदर उनको जगह दी है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी जैसा किसी और देश के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद है, अमेरिका से हमने राष्ट्रपति का पद लिया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति में तो सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं, लेकिन हमने राष्ट्रपति को उतनी शक्ति नहीं दी है। यानी हमने पद तो लिया लेकिन अपने अनुसार उसमें संशोधन करके, उसको ठीक करके हमने अपने संविधान में उसको जगह दी है। तो इसी आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, क्योंकि हमने प्रावधानों के अंदर भारतीय के अनुसार, भारत के अनुसार उसके अंदर जरूरी जो है संशोधन करके उसको ऐड किया है। ठीक है, तो इसीलिए अब वो कौन कौन से किस आधार पर नहीं कह सकते, तो पहला यही है कि इंग्लैंड के संविधान को एकात्मक व्यवस्था है जबकि भारत में संघात्मक। चलो मानते हैं हमारा संविधान ज्यादातर इंग्लैंड से जो है संप्रभावित है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर एकात्मक व्यवस्था है जबकि भारत के अंदर संघात्मक व्यवस्था है। इंग्लैंड का संविधान निर्मित नहीं है बल्कि विकसित हुआ है, जबकि भारत का संविधान निर्मित है। यानी इंग्लैंड का संविधान बनाया नहीं है बच्चों किसी ने। इंग्लैंड का संविधान परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार धीरे 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 स्वतः ही विकसित हो गया, लेकिन भारत का संविधान निर्माण किया गया, बनाया गया उसको संविधान सभा के द्वारा। तो यह अलग हुआ हमारा संविधान क्या कहते हैं इंग्लैंड के संविधान से। ऐसे ही इंग्लैंड में राजतंत्र है, यानी वहां पर आज भी राजा रानी का शासन होता है, राजतंत्र व्यवस्था है, जबकि भारत के अंदर गणतंत्र व्यवस्था है। यहां पर मैं आपको राजतंत्र और गणतंत्र में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर देता हूं। राजतंत्र मतलब देश का जो सर्वोच्च पद होता है उसका चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ये होता है। और इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र व्यवस्था है, वहां पर आज भी रानी एलिजाबेथ, विक्टोरिया, ऐसे उनके जो बच्चे हैं वही जो है राजा रानी बनते हैं। लेकिन भारत के अंदर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्रात्मक मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था उसको कहते हैं जिसके अंदर देश का सर्वोच्च पद जो होता है, किसी भी देश के अंदर जो सर्वोच्च पद होता है, यदि उसका भी चुनाव हो तो वह राज्य गणतंत्र राज्य कहलाता है या फिर गणतंत्र देश कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते तो हम समझ सकते हैं कि इंग्लैंड एक राजतंत्रीय व्यवस्था का उदाहरण है और भारत एक गणतंत्र व्यवस्था का उदाहरण है। क्यों? हमारे देश का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, उसका भी चुनाव करते हैं। इसके बाद अमेरिका के जो मूल अधिकार हैं वो शामिल नहीं थे। तो अमेरिका का संविधान बना तो उसके अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। काफी समय बाद उसके अंदर मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया। हाँ, हालांकि सबसे पहले अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने वाला यदि कोई देश है तो वो अमेरिका है, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने आजादी के तुरंत बाद सभी लोगों को समान अधिकार, एक जैसे अधिकार सौंप दिए अपने नागरिकों को। तो ये अलग हुआ हमारा संविधान उनसे। फिर अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली है। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति जिसके अंदर मुखिया होता है, जबकि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है, यानी जिसके अंदर प्रधानमंत्री मुखिया होता है। वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। यानी अमेरिका से भी हम अलग हो गए। इसके बाद अमेरिका का संविधान कठोर
यानी उसके अंदर परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है बच्चों, क्योंकि अमेरिका एक राज्यों को मिला करके देश बना है, यानी छोटे छोटे राज्य जुड़ते चले गए और अमेरिका एक बनता चला गया। लेकिन भारत का क्षेत्रफल जब आजाद हुआ था तब भी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन आज भी हमारा संविधान, हमारा जो देश है वो आज भी उतना ही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब आजाद हुआ तब हमारे देश के अंदर जो अनुच्छेद मतलब राज्य थे वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन आज वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। लेकिन क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा, यानी देश के अंदर से ही निकलते हैं हमारे राज्य। लेकिन अमेरिका, छोटे छोटे देश बाहर से छोटे छोटे समूह जुड़ते चले गए, अमेरिका बनता चला गया। तो उनसे पूछना पड़ता है संविधान में संशोधन करने के लिए, ठीक है। हालांकि हमारे देश में भी राज्य परमिशन देते हैं, लेकिन वो जो है जो विशेष कानून होते हैं उनके ऊपर जरूरत पड़ती है संशोधन के लिए। लेकिन छोटे मोटे संशोधनों के लिए हमें राज्यों से पूछना नहीं पड़ता, केवल संसद की कार्रवाई से ही काम चल जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ? तो मैं बता देता हूं कि 3 जून 1947 को एक गवर्नर जनरल था भारत का, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन का जो पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो जो विभाजन का नाम जाना गया, विभाजन की जो योजना जानी गई, तो वो योजना का नाम भी तत्कालिक जो लॉर्ड माउंटबेटन है उस योजना के नाम पर पड़ गया। कि यानी भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ? भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ। क्यों? क्योंकि वही गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, और उन्होंने ही भारत के और पाकिस्तान के विभाजन के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए उनके नाम से यह मशहूर हो गया। इसके बाद संविधान में कुल कितनी समितियां हैं और उनके अध्यक्षों का नाम क्या था? आपको बताना पड़ेगा कि संविधान के अंदर कुल 13 समितियां थी बेटा। इसमें से आपको ये याद करना पड़ेगा कि संघ शक्ति समिति यानी संघ को मजबूत करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, राज्यों तथा रियासतों से परामर्श यानी जो रियासतें थे, देश के अंदर रियासतें थी 565 जो उनसे बात करने के लिए सरदार पटेल के पास थी। इसके बाद मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल के पास, ऐसे ही प्रांतीय समिति वो भी सरदार पटेल के पास, मौलिक अधिकारों पर वो जेबी कृपलानी, गणेश वासुदेव कृपलानी, और झंडा समिति जेबी कृपलानी, प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति जो थी वो HS वर्धाचार्य जी थे। इसके बाद संविधान का जो प्रारूप परीक्षण करने वाली समिति, याद रखना परीक्षण करने वाली समिति थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रारूप समिति, ये जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं या फिर मसौदा समिति भी कहते हैं, उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान समीक्षा समिति जो भारत के संविधान की समीक्षा करेगी उनके जो अध्यक्ष थे वो थे MN वेंकटचलैया। तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी आपको। साथ में कुल 13 समितियां थी हमारे देश के अंदर, किसी एक व्यक्ति ने पूरा संविधान नहीं बनाया, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों की जिम्मेदारी कुछ कुछ लोगों को सौंप दी गई और उनके अध्यक्ष के रूप में ये लोग आपके सामने हैं। आगे हम बात करें तो 22वां क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्यों आया और इसने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या किया? देखो मैं आपको बता दूं कि जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन शामिल था, ब्रिटेन को युद्ध के अंदर जो है सैनिक और आर्थिक मदद दोनों की आवश्यकता थी। तो दोनों की आवश्यकता के लिए जो है ब्रिटेन के सदस्य भारत आए, परंतु भारतीयों की जो मांग थी कि हमको पहले आजादी दे दो तब हम आपका समर्थन करेंगे, तो हमने मना कर दिया शुरुआत में। तो हमको मनाने के लिए यानी भारतीयों को राजी करने के लिए कि हाँ हम तुम्हें आजाद कर देंगे या आपके लिए संविधान निर्माण कर देंगे, आप पहले हमारा संविधान मतलब आप हमारा युद्ध में मदद कीजिए। तो उसी के लिए आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि भारत संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये आया था भारतीयों के लिए संविधान बनवाने, परंतु भारतीयों की जो मांग थी
पूर्ण स्वतंत्रता वाली, संपूर्ण स्वतंत्रता वाली, उन्होंने उसको क्रिप्स मिशन ने खारिज कर दिया और क्रिप्स मिशन इसीलिए असफल हुआ और ये वापस चला गया। उसके बाद मैंने बताया था फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जब लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद संविधान की जो मूल कॉपी जिसके ऊपर हमारे संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर थे वो कहाँ है? तो संविधान सभा की मूल कॉपी संसद के पुस्तकालय में रखी है। संसद के अंदर एक पुस्तकालय है, उसके अंदर हीलियम से भरा एक डब्बा है, उसके अंदर रखी गई है वो संविधान हमारा जिस पर साइन किए गए थे, बनाया गया था जिसको, ताकि उसके पन्ने पीले ना पड़े। तो ये था चैप्टर फर्स्ट। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपकी समस्या क्या है। ठीक है, तो मैंने कोशिश पूरी की है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।